मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं दूसरी बार आपके बीच में आ सका और इस बार आपसे कुछ और ऐसी बातें करने के लिए जो अपने देश और आज के समाज की जरूरतें और परिस्थितियों के हिसाब से बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा आभार व्यक्त करता हूं उन सभी सहयोगियों का, संस्थाओं का। आगे के जीवन में बहुत आवश्यक होगा, ये थोड़े दिन में हमें समझ में आएगा जब हमें दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी के नागरिक हैं, इन्होंने तो एक बार हमें आजाद कराया अंग्रेजों की गुलामी से, ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से। आने वाले 3-4 वर्षों में हम सब हिंदुस्तानियों को फिर से दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस अंतर इतना होगा कि पहले अंग्रेजी गुलामी से हमने आजादी पाई, अब की बार अमेरिकी गुलामी से आजादी पानी है। हमारे भारत देश में धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भारत को फिर से गुलाम बनाने की बन रही है। अगर आप ध्यान से समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन में न्यूज देखते हो, तो पिछले लगभग 1-2 वर्षों से हर दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार ऐसी न्यूज आती है, समाचार आता है कि भारत की पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। किसान जमीन बेचने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती उनसे जमीन छीनने की कोशिश की। ऐसी रोज रोज खबरें आप सुनते हैं। कभी बंगाल में सिंगूर से वो खबर आती है, कभी नंदीग्राम से आती है, कभी महाराष्ट्र में पूना से आती है, तो कभी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से आती है, कभी उड़ीसा में बहरमपुर से आती है, तो कर्नाटक में कोलार से आती है। भारत के सभी राज्यों में बहुत तकलीफ की स्थिति बन गई है। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं और सरकारें उन जमीनों को विदेशी कंपनियों को बेच रही हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो जमीनें किसानों से 2, 5, 10 रुपए स्क्वायर फीट में ली जाती है, विदेशी कंपनियां उसी जमीन को 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेचती है। हमारे भारत देश में पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से बहुत बड़े पैमाने पर यह सिलसिला चल रहा है और बहुत कहते हुए मुझे दुख है कि आज तक की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत के किसानों की लगभग 25 लाख एकड़ जमीन 25 लाख एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है और विदेशी कंपनियों को बेची जा चुकी है। और ये जमीन मैंने आपसे कहा 50 पैसे स्क्वायर फीट, 1 रुपए स्क्वायर फीट, 2 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 50, 60, 100 रुपए स्क्वायर फीट तक ली गई और विदेशी कंपनियों ने उसको खरीद कर 15 से 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट का भाव कर दिया। माने लूट किसानों की, मुनाफा विदेशियों का। ऐसे हालात जब देश में बनने शुरू हों तो मुझे याद आता है वो जमाना जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किसानों से जमीनें छीनती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी कंपनियों को जमीनें बेचती थी। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया था, सन 1890 की घटना है। सन 1890 में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी ने भारत देश में गवर्नर जनरल बनने के बाद एक कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन अधिग्रहण करने का कानून या जमीन छीनने का कानून। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को 1890 में डलहौजी ने बनाया। 1894 से ये कानून भारत पर लागू हो गया और 1894 के बाद 1947 तक लगातार लगभग 150 वर्षों तक इस देश के किसानों की जमीनें छीनी गई। पूरी की पूरी जमीनें अंग्रेजों के हाथ में चली गई। भारत के किसान जो खेत के मालिक थे, जो संपत्ति अपने हाथ में रखते थे, वो भारत के लोग पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलामी में चले गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों की सरकार ने जो जमीनें छीनी वो आजादी के बाद 1948 में
या उसके आगे के वर्षों में किसानों को वापस देनी चाहिए थी, वो भारत की सरकार ने आज तक वापस नहीं की। वो आज भी अंग्रेजों से छीनी हुई जमीन भारत सरकार के कब्जे में आई, भारत सरकार ने उसको अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास जितनी भी जमीन है वो दुर्भाग्य से 1947 के पहले अंग्रेजों द्वारा छीनी गई है और भारत के लोगों को वंचित किया गया। मुझे अब उससे भी ज्यादा दुख होता है कि जितनी बर्बरता और क्रूरता से अंग्रेजों की सरकार जमीनें छीनती थी, उससे भी ज्यादा बर्बरता और क्रूरता से अब भारत की सरकारें जमीनें छीन रही है। अब तक मैं ऐसा मानता था कि भारत देश में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो किसानों की बात करने वाली पार्टी है, मजदूरों की बात करने वाली जो पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना असली चेहरा अब दिखा दिया है और पता चल रहा है कि वो कितने किसान के विरोधी हैं और कितने मजदूरों के विरोधी हैं। नंदीग्राम के किसान जमीन बेचने को तैयार नहीं है। कम्युनिस्ट सरकार, वहां के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को जैसे जनरल डायर आदेश देता था जलियांवाला बाग में, ऐसे कम्युनिस्ट सरकार अपनी पुलिस को आदेश देकर किसानों को मरवा रही है। नंदीग्राम में सैकड़ों किसान पिछले 6 महीने में मरे। हर बार पुलिस से उनका मुकाबला हो रहा है, हर बार गोलियां चल रही हैं और निरपराध किसान मर रहे हैं। सिंगूर में भी वही हो रहा है, नंदीग्राम में वही हो रहा है। मेरा तो हृदय कांप गया ये समझकर, जानकर, सुनकर कि कम्युनिस्टों की सरकार भी इतनी निर्दयी हो सकती है। सीपीएम, सीपीआई वाले जो अपने आप को जन सामान्य का नेता मानते हैं, जन सामान्य का अपने को नजदीकी मानते हैं, वो लोग भी इतनी क्रूरता और निकृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं कि अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को मरवाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कम्युनिस्ट की सरकार हो, क्या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, वो अब किसानों की सरकारें नहीं रह गई हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की या दलालों की सरकार बनकर हमारे सामने आई है। नंदीग्राम की जमीन छीनी जा रही है इंडोनेशिया की एक कंपनी के लिए। इंडोनेशिया की एक कंपनी भारत में आकर कोई कारखाना लगाना चाहती है, उसके लिए उनको हजारों एकड़ जमीन चाहिए, तो वो जमीन छीनी जा रही है किसानों से। और दुख इस बात का है कि वो जमीन पर 3 फसल होती है, चावल की 3 फसल होती है, वो जमीन छीनकर उद्योगों के लिए दी जा रही है। किसान बेचारे कमजोर, मजबूर, असंगठित, गालियों के, लाठियों के, गोलियों के शिकार हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में बन रहा है। मैं आप सभी नागरिकों को विनती करने आया हूं वो ये कि आप इस बात को ध्यान से समझ लें, सरकारें आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है। सरकारें अब विदेशों से आए हुए व्यापारियों की हैं, उद्योगपतियों की हैं, उनके हित में कानून बना रही हैं और उनके हित में ही उनको चला रहे हैं। आपको मालूम है कैसे कानून बन रहे हैं इस देश में? आजकल आपने चर्चा सुनी होगी अखबारों में, टेलीविजन में पढ़ा होगा या देखा होगा कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकार एक योजना ला रही है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाकी इकोनॉमिक जोन से अलग क्या है? साधारण इकोनॉमिक जोन पूरे भारत में है, जिनको आप इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए जालंधर जिले का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इकोनॉमिक जोन है। मान लीजिए अमृतसर जिले का कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इकोनॉमिक जोन है। अब सरकार कह रही है कि ये जालंधर, अमृतसर के जो इंडस्ट्रियल एरिया है या लुधियाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए। ये स्पेशल क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भारत देश के वाणिज्य मंत्री को मैंने एक पत्र लिखा जिनका नाम है कमलनाथ, और उनको पूछा कि भारत में तो कम से कम 680 इकोनॉमिक जोन पहले से बने हुए हैं। जैसे अमृतसर में एक इकोनॉमिक जोन मैंने कहा इंडस्ट्रियल एरिया, जालंधर का एक, लुधियाना का एक, और अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में तो 20-25 हैं, फिर गाजियाबाद में, बरेली में, आगरा में, हर बड़े जिले में एक ना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पहले से बने हुए हैं। अब सरकार स्पेशल बनाने जा रही है, वो क्या?
तो कमलनाथ का जो सेक्रेटरी है उसने मेरे पत्र का उत्तर दिया और कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि जिस कंपनी ने वो एरिया खरीदा, इसको आप ध्यान से सुनिए तो समझ में आए, जिस कंपनी ने वो एरिया खरीदा वो पूरी की पूरी मालिक है उस एरिया की कंपनी। और मालिक कैसे है? मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, दसवा के आसपास किसी कंपनी ने 10,000 एकड़ जमीन खरीदी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, तो वो 10,000 एकड़ जमीन के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आप माने दसवा में रहने वाले लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उस जमीन पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक वो कंपनी आपको परमिशन ना दे। ये कुछ इस तरह की कहानी है कि आप यहां दसवा से अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका के किसी हवाई अड्डे के बाद अंदर प्रवेश तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक अमेरिका की सरकार आपको परमिशन ना दे, और वो परमिशन लेटर का नाम होता है वीजा। तो अगर आपके पास अमेरिका की सरकार का दिया हुआ वीजा है तो आप अमेरिका के हवाई अड्डे से उनके शहर में जा सकते हैं। अगर वीजा नहीं है तो वापस आना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाने के लिए आपको वीजा लगेगा। वो कंपनी वीजा बनाएगी, आपको देगी। अगर आपको वीजा है तो आप उसमें अंदर घुस सकते हैं, नहीं है तो बाहर ही रहिए। माने कंपनी उस जमीन की मालिक है, एक राजा की तरह से। अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देश की किसी जमीन पर जाने के लिए वीजा चाहिए। दूसरा उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का महत्वपूर्ण अर्थ है कि आप अगर उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की दीवार के अंदर जाएं तो माना जाएगा कि आप दूसरे देश में गए, क्योंकि वो कंपनी जिस देश से आई है वो मिल्कियत उसी देश की मानी जाएगी। कंपनी जिस देश से आई है मिल्कियत उस देश की मानी जाएगी। तो आप अगर उसमें अंदर गए हैं तो आप दूसरे देश में गए। मान लीजिए दसवा से कोई सामान लेकर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेचने के लिए जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट एक शब्द इस्तेमाल होता है जब भारत का माल दूसरे देश में बेचा जाए। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो माल आप बेचेंगे उसको सरकार बोलेगी आपने एक्सपोर्ट किया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप कुछ खरीदेंगे तो वो इंपोर्ट होगा, आयात होगा। और सबसे महत्व की बात कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो दसवा की जमीन पर बना है, अगर वहां कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो दसवा की पुलिस उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। उनकी अपनी पुलिस होगी जो उस मामले की निगरानी करेगी। अगर कंपनी के मालिक दसवा की पुलिस को निवेदन करें, एप्लीकेशन दें, तब दसवा की पुलिस उसमें एंटर करेगी। अन्यथा एक मर्डर हो जाए या वहां 100 मर्डर हो जाए, दसवा की पुलिस अंदर नहीं जा सकती। मैंने दुनिया में कुछ देशों में प्रवास किया है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने देखे हैं। भारत में 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई देशों में पहले बन चुके हैं। मैंने मेरी आंखों से 2-3 देशों में देखा है। एक मैंने फिलीपींस में देखा, एक थाईलैंड में देखा और एक इंडोनेशिया में देखा। इन तीनों देशों में पहले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। थाईलैंड में मैंने देखा वहां की राजधानी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। अमेरिका की कंपनी उसको चलाती है। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की पुलिस रहती है, अमेरिका के सैनिक रहते हैं। वो अमेरिका की पुलिस और सैनिक अक्सर वहां से बाहर आते हैं और थाईलैंड की बहन बेटियों को उठाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चले जाते हैं। उनके साथ रात दिन बलात्कार होता है। जब उनका मन भर जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निकाल के उनको बाहर फेंक देते हैं। थाईलैंड के एक पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा, आपकी आंखों के सामने आपके देश की माताओं बहनों की इज्जत लुटती है और अमेरिका के सैनिक उनसे बलात्कार करते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो थाईलैंड के पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा, जो वहां का डायरेक्टर जनरल था,
कि हमारे पास अधिकार नहीं है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में थाईलैंड का कानून नहीं चलता, यहाँ पर अमेरिका का कानून चलता है। और अमेरिका में दूसरी जात की किसी महिला से बलात्कार किया जाए तो उसकी सजा ज्यादा नहीं है, अगर गोरी महिला से बलात्कार हो तो उसकी सजा ज्यादा है। फिलीपींस में मैंने देखा, मनीला में इसी तरह का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। आज से लगभग 7 साल पहले मैं फिलीपींस गया था मनीला, तो वहां मैं देख रहा था कि उस समय हंगामा मचा हुआ था संसद में, फिलीपींस की संसद में। हंगामा ये था कि अमेरिका की पुलिस और अमेरिका की आर्मी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहती है वो मनीला की माताओं बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं और उसकी शिकायत पुलिस को दर्ज होती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस कहती है अंदर जाने का अधिकार नहीं, किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। तो मामला वहां के राष्ट्रपति के सामने था और राष्ट्रपति की हालत ये थी कि वो अमेरिका से विनती कर रहे थे वहां के राष्ट्रपति कि प्लीज आप अपने सैनिकों को और पुलिस वालों को समझाइए हमारी माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ ना करें। मुझे लगा इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है कि मनीला की जमीन पर बना हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकता। और यही एग्जैक्टली मैंने इंडोनेशिया में देखा। जकार्ता के पास ऐसा ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन 300 भारत में बनने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां उन जमीनों को खरीद रही हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में जमीन खरीदना बहुत आसान है। कारण क्या है? एक तो सरकार ने कानून बदल दिया। पहले आप जानते हैं हमारे देश में एक कानून था लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का आप सब जानते हैं। उसमें कानून ये था कि शहर के अंदर एक सीमा से ज्यादा जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता और विदेशी आकर तो भारत की जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता। विदेशियों को जमीन चाहिए तो लीज पर मिल सकती थी, खरीद नहीं सकता था। सरकार ने वो लैंड सीलिंग एक्ट बदल दिया। अब लैंड सीलिंग एक्ट बदलने के बाद जो नया कानून आ गया है उसमें कोई भी अमेरिकी कंपनी चाहे कितनी भी 1000 एकड़ जमीन खरीद सकती है। अब उनके लिए जमीन खरीदना बहुत सस्ता सौदा है। कैसे? वो $1 लेके आते हैं तो यहाँ 45 रुपया हो जाता है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट गड़बड़ाया हुआ है। एक जमाना था जब भारत आजाद हुआ था तब $1 और $1 था। अब भारत की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर एक नीति चलाई हुई है इस देश में जिसका नाम वो कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण। मैं कहता हूं वो अमरीकीकरण है। ना उदारीकरण है ना वैश्वीकरण है, वो अमरीकीकरण है। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन तो नाम है, वास्तव में वो अमेरिकनाइजेशन है। उस नीति के चलते सरकार ने क्या किया है, पिछले 17 वर्षों में रुपए का भाव बहुत बुरी तरह से गिरा दिया और डॉलर का भाव बहुत बढ़ा दिया। आप में से कई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको याद होगा सन 1991 में $1 में ₹7.80 थे, 91 में। अब 2007 में $1 में 45 रुपए है। तो अमेरिका की कोई कंपनी $1 लेके आती है, यहाँ वो 45 रुपया हो जाता है। मतलब यहाँ की जमीन अमेरिका की तुलना में उनको 45 गुनी सस्ती मिल जाती है। वो $1000 लाएंगे तो 45,000 हो गया, वो $1,00,000 लाएंगे तो 45 लाख हो गया, वो $1 करोड़ लाएंगे तो 45 करोड़ रुपया हो गया। जितना लाएंगे वो अपने आप 45 गुना हो गया। तो यहाँ की जमीन उनको 45 गुनी सस्ती मिल गई। अमेरिका में जितनी जमीन वो डॉलर में खरीदेंगे उतनी ही जमीन यहाँ उनको 45 गुनी ज्यादा उतने ही डॉलर में मिल जाती। तो रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट खराब होने के कारण यहाँ की जमीन बहुत सस्ते भाव में उनको मिल जाती है। सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट बदल दिया है तो अंधाधुंध जमीनें खरीदने के लिए उनके लिए रास्ता खुल गया है। पिछले 3 वर्षों में मैं भारत सरकार के द्वारा अमेरिकी और विदेशी कंपनियों को बेची गई जमीन के रिकॉर्ड्स एक एक करके इकट्ठे कर रहा हूं। अब तक मेरे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लगभग सरकार ने 25 लाख एकड़ जमीन बेच दिया है। 50 पैसे स्क्वायर फीट। हमारा एक मुकदमा महाराष्ट्र हाई कोर्ट में है
पूना के पास एक गांव है तलेगांव, वहां पर अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल मोटर्स। उसने जमीन खरीदी किसानों से, और किसानों से जमीन खरीदी गई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी जमीन ₹1.15, 1 स्क्वायर फीट ₹1.15। ऐसी उन्होंने वहां पर 5000 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। 1 हेक्टेयर में 5 एकड़ होता है, माने 25,000 एकड़। भाव है ₹1.15 स्क्वायर फीट। जमीन ले लिया, उनके नाम हो गया। अब उस जमीन को उन्होंने प्लॉट करके बेचना शुरू किया है, तो उसका भाव है ₹17,000 स्क्वायर फीट। वही जमीन। आप पूछेंगे जी इतनी महंगी कौन खरीद रहा है? तो वो जो अमेरिकन कंपनी है ना जनरल मोटर्स, उसने अपने ही देश की कंपनियों को वो बेचना शुरू किया। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में पिटीशन किया है कि ये जमीन सरकार ने किसानों से छीनकर जनरल मोटर्स को बेचा, ये बोलकर कि इस पर जनता के हित का कोई काम किया जाएगा, और अमेरिकन कंपनी आकर इसको प्लॉटिंग करके बेच रही है। इसमें कौन सी जनता का हित हो रहा है, भारत की या अमेरिका की? तो अदालत ने उस पर अभी सुनवाई शुरू की है, स्टे नहीं दिया है। फैसला कब आएगा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के नाम पर किसानों से जमीनें सस्ती कीमत पर छीन लेना, फिर उनको महंगी कीमत पर बेचना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की कंपनियों के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों को चलाना, भारत का कानून नहीं मानना। कुछ कंपनियां तो बोलती हैं कि हम भारत का संविधान भी नहीं मानेंगे। भारत सरकार क्या कर लेगी हमारा? सच में कुछ नहीं कर सकती उनका, सच में कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने एक बार जमीन दे दी तो सरकार के हाथ से सब गया। वो भारत का संविधान ना माने, भारत का कानून ना माने, भारत के नियम से ना चले, भारत की संस्कृति और सभ्यता का ध्यान न रखें, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतनी गुलाम हमारी सरकार हो चुकी है। तो मुझे याद आ रहा है पुराना जमाना, जब भारत में ऐसा हुआ था। आपको 400 साल पहले की एक कहानी सुनाता हूं। जैसे आज इस देश में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है, 400 साल पहले इस देश में जहांगीर की सरकार चलती थी। जहांगीर इस देश का प्राइम मिनिस्टर था 400 साल पहले। एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर उससे जमीन खरीदा था। सूरत नाम का एक शहर है गुजरात में, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ी जमीन खरीदी थी। जहांगीर ने वो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को बेची थी। वही गलती एक आदमी वो कर गया, जहांगीर। सूरत के शहर की थोड़ी सी जमीन जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीदी थी, उसी कंपनी ने 15 साल के बाद पूरा सूरत शहर खरीद लिया। और एक शहर सूरत खरीदा, फिर उसका पड़ोसी नवसारी खरीद लिया। नवसारी एक शहर का नाम है गुजरात। फिर थोड़े दिन के बाद एक तीसरा शहर खरीद लिया, भरूच। फिर एक शहर खरीद लिया, अंकलेश्वर। फिर एक शहर खरीद लिया, बड़ोदरा। फिर एक शहर खरीद लिया, अहमदाबाद। और पता चला 50 साल के अंदर पूरा गुजरात उन्होंने खरीद लिया। और जिस जहांगीर ने थोड़ी सी जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर को ही सत्ता से बेदखल किया, कुर्सी से उतारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस कुर्सी पर बैठ गई। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना है कि जो गलती 400 साल पहले जहांगीर ने की थी, वही गलती 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं। वही गलती सेम। जहांगीर ने अंग्रेजों को जमीन बेची थी, मनमोहन सिंह अमेरिकी कंपनियों को जमीन बेची। कौड़ी के भाव में जमीन जा रही, और सिर्फ जमीन ही नहीं बेच रहे हैं, बहुत कुछ बेच रहे हैं इस देश में। आपको पिछली बार आया था, मैंने थोड़ी सी आपको संकेत में एक जानकारी दी थी, आज थोड़ा विस्तार से कहता हूं। हमारे देश में जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए वित्त मंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने ये योजना लाई, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। मुझे पिछले साल जुलाई के महीने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 3 घंटे बात करने का मौका मिला। मैं सेवाग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहता हूं, महाराष्ट्र में, वर्धा जिले में। ये गांव महात्मा गांधी का गांव है। महात्मा गांधी ने वहां एक आश्रम बनाया हुआ है, मैं उसी आश्रम में रहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले साल वहां आए थे, 3 घंटे रुके। आए क्यों थे?
हम जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास के गांव में पिछले साल 56,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। 56,000 किसानों ने आत्महत्या किया। तो संसद में हंगामा हो गया था, तो मनमोहन सिंह को जवाब देना भारी पड़ रहा था, इसलिए वो गांव में आए थे देखने के लिए कि आत्महत्या क्यों हो रही। तो उस समय 3 घंटे का समय मिला, तो मैंने जो उनसे वार्तालाप किया उसमें सबसे पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, सारा देश ऐसा जानता है और अंग्रेजी मीडिया आपको बहुत ज्यादा मानता है कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मेरे समझ में ये अर्थशास्त्र आपका नहीं आता कि आपने भारत के रुपए का दाम गिराया और डॉलर का दाम बढ़ाया। आप जब इस देश में वित्त मंत्री बने तो 33% रुपए का दाम आपने गिराया एक ही दिन में। फिर 2 दिन के बाद आपने 22% और दाम गिरा दिया। जब आप आए थे इस देश में वित्त मंत्री के रूप में तो हम 7 रुपए 80 पैसे में डॉलर खरीदते थे। अब इस देश में आप प्रधानमंत्री के रूप में हैं, हमें 45 रुपए देकर डॉलर मिलता है। तो आपने ये क्यों किया? कोई भी साधारण से साधारण अर्थशास्त्री ये नहीं करता कि अपने देश की करेंसी का भाव गिराए और दूसरे देश की करेंसी का भाव बढ़ाए। इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है देश में। उन्होंने पूछा क्या नुकसान है, मैंने उनको 2-3 उदाहरण बताए, वो आपको भी बताना चाहता। हमारे देश को डॉलर का भाव बढ़ने से और रुपए का भाव गिरने से कितना नुकसान हो रहा है, एक ही छोटी जानकारी देता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने 1991 में, तब भारत की सरकार अमेरिका को लोहा बेचती थी, कच्चा लोहा, आयरन ओर। तो उसका भाव था 7 रुपए किलो। 1 किलो कच्चा लोहा आयरन ओर हम अमेरिका को बेचते थे 7 रुपए में। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का भाव गिरा के डॉलर का भाव बढ़ा दिया। वही कच्चा लोहा हम अमेरिका को बेच रहे हैं 15 पैसे किलो। हमारे देश का बेशकीमती कच्चा लोहा अमेरिका को बेचा जा रहा है 15 पैसे किलो में। 1991 में बिकता था 7 रुपए किलो में। इसका मतलब हर 1 किलो लोहे पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर 2 करोड़ टन लोहा हम हर साल बेचें तो 13,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है उस दिन से, जिस दिन से आप वित्त मंत्री बने इस देश के। और 15 साल का अगर ये नुकसान जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी रकम है कि इससे अगर सोना खरीद लिया जाए तो पंजाब के 12,000 गांव की एक सड़क सोने से बनती। तो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? कोई अच्छा समझदार अर्थशास्त्री ये नहीं करता। मुझे भी अर्थशास्त्र समझता है, कभी भी ये काम मैं देश के हित में नहीं कर सकता। तब उन्होंने उत्तर दिया हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने अमेरिका से कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, IMF से कर्ज लिया है। कर्ज देने वालों की शर्त है कि रुपए का भाव गिराओ, तो हमने भाव गिराया। तो मैंने कहा इसमें देशभक्ति क्या है? कर्ज देने वालों ने आपको कहा कि भारत के रुपए की कीमत गिरा दो, आपने गिरा दी, तो इसमें देशभक्ति क्या है? देशभक्ति तो तब होती जब कर्ज देने वाले कहते कि रुपए की कीमत गिराओ और आप नहीं गिराते, और आप कहते कि मैं देश का नागरिक हूं, मैंने भारत माता का दूध पिया है, भारत माता को 1 पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा, तब देशभक्ति होती। उन्होंने कहा आपने गिरा दिया। और इसमें लोहे का तो एक उदाहरण है, इससे बड़ा दूसरा उदाहरण मैं आपको समझाता। आप यहाँ पंजाब में रहते हैं, आपको ये जानकारी है कि आपको चीनी मिलती है 20 रुपए किलो। खाने को चीनी खरीदो बाजार से अच्छी क्वालिटी। यही चीनी जब भारत से अमेरिका बेची जाती है तो उसका भाव होता है 50 पैसे किलो विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। डॉलर के साथ जब हम कैलकुलेशन करते। आप पंजाब में रहते हैं, बासमती चावल खाते, कम से कम आप 1 किलो बासमती चावल खाएंगे 46 रुपए किलो, 40-45 रुपए किलो, यही है ना? आपको मालूम है यही चावल भारत सरकार अमेरिका को बेचती है 1 रुपए किलो। यही चावल आपको मिलता है 46 रुपए किलो। आप यहाँ रहते हैं पंजाब में, दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाएंगे 60-70 रुपए किलो मिलेगी। यही दाल अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है 2 रुपए किलो विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। आप कोई भी चीज का भाव हिसाब निकालें,
उसको 45 गुना सस्ता कर दीजिए, इतना सस्ता अमेरिका को चला जाता है सब कुछ। हमारा बासमती चावल, हमारी दालें, हमारा काजू, किशमिश, मुनक्का, मखाने, अच्छी अच्छी चीजें भारत की अमेरिका जाती हैं 45 गुनी सस्ती और हमको मिलती है 45 गुनी महंगी। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि आप अर्थशास्त्री हैं, देश के लोगों को तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और आप अमेरिका को हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं, फोकट में दे रहे हैं। तो मैं क्या मानूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या अमेरिका? थोड़ा उनको तमतमाहट आई। मैंने कहा अच्छा है, आप थोड़ा गुस्सा करें, मुझे पता तो चले। लेकिन उन्होंने फिर वही उत्तर दिया, हम क्या करें, हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं, गेट करार किया है, WTO किया है। तो मैंने कहा भारत के किसान और मजदूर ये नहीं समझते कि आपने अमेरिका से क्या समझौता किया है। वो तो ये समझते हैं कि आपने जब से इस देश में पद संभाला है महंगाई को 45 गुना बढ़ा दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि आपने रुपए की कीमत गिरा के डॉलर की कीमत बढ़ा के ये सारा खेल किया है। महंगाई हम झेल रहे हैं और सस्ती चीजें अमेरिका को बेचें। हमारे भारत में से डायमंड्स माने हीरे, जवाहरात, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। हम 50,000 करोड़ रुपए का हीरा जवाहरात अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी वास्तविक कीमत है 25 लाख करोड़ रुपए, जिसको हम बेच रहे हैं 50,000 करोड़ में, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तब अंत में वो थोड़े से परेशान हुए और कहने लगे मिस्टर राजीव दीक्षित, आप इतने सवाल पूछते हैं, अच्छा है कि आप संसद में आ जाइए, मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माफ कीजिए, अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो उससे अच्छा है पहले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और देश की जनता को कहूंगा कि मुझसे ये नहीं होता। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, देश की जनता को यह भी नहीं बता रहे कि कितने बड़े खड्डे में आपने उनको डाल दिया है। और इस बार का जब चुनाव हुआ तो मैंने कांग्रेस के नेताओं को बताया कि आपने जितनी मेहनत करके कांग्रेस को रिवाइव किया है जिंदा, ये बिल्कुल खड्डे में डाल देने की तैयारी है, हमेशा के लिए खत्म हो जाए कांग्रेस। ऐसे काम वो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। एक ही नाम लेकर उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और हमारे भारत के लोग भोले भाले सीधे साधे समझते नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं है, ये अमेरिकनाइजेशन। और मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा ये सब समझता है, वो अपने स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि अपना घर, परिवार, टीवी, बीवी, क्रिकेट का मैच, इसके आगे उन्हें कुछ दिखता नहीं। मेरे जैसे बहुत अर्थशास्त्री हैं जिनको ये सब समझता है। मैं उनसे कहता हूं कि भैया अपना घर बार छोड़ के गांव-गांव जाओ, लोगों को समझाओ कि ये देश में उदारीकरण नहीं गुलामीकरण हो रहा है। तो कहते हैं यार कहां जाएंगे, बस में धक्के खाने पड़ेंगे, ट्रेन में चलना पड़ेगा, बिना रिजर्वेशन चलना पड़ेगा, बिना एसी के सोना पड़ेगा, शरीर को आदत खराब लग गई है, सुविधाएं बहुत चाहिए। वहां गांव में क्या मिलेगा, कभी रोटी भी मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, तुम ही करो ये काम, हमारे बस का नहीं। ऐसे हमारे देश में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग खड़ा हो गया। परिस्थिति बहुत गंभीर और इससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थिति अब आने जा रही है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका से एक एग्रीमेंट किया है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अब भारत में खुलेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताने आया कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का स्तर क्या है। आप यहां बैठे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ के 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 10वां में पढ़ने वाला 8वीं और 9वीं कक्षा का विद्यार्थी अमेरिका के किसी पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा IQ वाला है। आप 10वां के किसी विद्यार्थी को पूछ लो भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो बता देगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और किसी PhD स्कॉलर्स को पूछ लो हु इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कहेगा आई डोंट नो एंड आई डू नॉट नीड टू नो। ये और बोल दे, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, होगा कोई, मुझे उससे क्या। यहाँ का 7वीं 8वीं का विद्यार्थी जो बता दे, वहां का पोस्ट ग्रेजुएट MS किया हुआ लड़का ना बता पाए। इतनी रद्दी
और इतनी थर्ड क्लास पढ़ाई है अमेरिका की यूनिवर्सिटी। और आप वहां जानते हैं कि नंबर्स तो होते नहीं है, सब पास हो जाते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम है, और वहां तो फेल से फेल भी पास हो जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा देने के लिए पैसा है तो कोई भी डिग्री आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फेल हो गए आईआईटी में, वो छोड़कर अमेरिका चले गए और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वहां से आ गए, मेरे अपने दोस्त। मैं इस देश में ऐसे हजारों माँ बाप को जानता हूं जिनके लड़के लड़कियां 10वीं 11वीं में फेल हो गए, यहां से चले गए, अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आ गए। किसी के पास एमबीए की डिग्री है, किसी के पास एमएस की डिग्री है, कोई एमडी करके आ गया, कोई कुछ करके आ गया, क्योंकि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वहां क्वालिटी कहीं भी नहीं दिखाई देती। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 15 साल से अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी अमेरिकन ने टॉप नहीं किया। अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में 15 साल से किसी भी अमेरिकन ने टॉप नहीं किया। जो टॉपर्स हैं वो या तो हिंदुस्तानी हैं, या चाइनीज हैं, या जापानीज हैं, अमेरिकन नहीं। क्योंकि अमेरिका के विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति कोई सिंसियरिटी नहीं है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, क्लासरूम में 2 या 3 विद्यार्थी दिखाई देंगे और टीचर अपना कुछ बकबकाता होगा, वो अपने टेलीफोन पे बात करते हो, और ज्यादा कुछ बोल दिया तो जेब से रिवॉल्वर निकालेंगे और टीचर को शूट करके क्लासरूम से बाहर चले गए। और पुलिस पकड़ेगी तो पूछेगी तुमने मार दिया टीचर को? यस। क्यों मार दिया? फॉर द सेक ऑफ द फन, मजा करने के लिए मार। अमेरिका में जितने विद्यार्थी स्कूल में नहीं है उससे ज्यादा जेलों में बंद हैं विद्यार्थी, जिनकी उम्र 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल की है। न्यूयॉर्क शहर में चले जाएं, न्यूयॉर्क शहर में हार्लेम नाम का एक एरिया है न्यूयॉर्क में। हार्लेम की तरफ अगर आप चले गए तो पुलिस का ऑफिसर वहां खड़ा है, तो आपको कहेगा भाई साहब इसमें नहीं जाना। हार्लेम एक एरिया है, वो बोलेगा हाथ जोड़कर भाई साहब इसमें नहीं जाना। आप बोलेंगे जी क्यों नहीं जाना, तो वो आपको वार्निंग देगा कि आप इधर हार्लेम में गए तो जिंदा वापस लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हार्लेम एरिया में सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं, और वो सबसे ज्यादा मर्डर किए जाते हैं 15, 17, 18 साल के लड़के लड़कियों के द्वारा। ये हाल है। भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, 10,000 लोगों पर एक पुलिस है। अमेरिका में 1,000 लोगों पर एक पुलिस है, फिर भी दुनिया में 1 मिनट में सबसे ज्यादा मर्डर अमेरिका में होते हैं। भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, अमेरिका में 1,000 लोगों पर एक पुलिस है, फिर भी हर 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं अमेरिका। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं लेडीज टीचर्स के साथ बॉयज स्टूडेंट्स के द्वारा। विद्यार्थी करते हैं टीचरों के साथ बलात्कार। यहाँ जो गुरु शिष्य की मान्यता और परंपरा है वो वहां कहीं भी दिखाई नहीं देती, रोज खंडित है। मेरे समझ में एक बात कभी नहीं आई, मैंने अमेरिका बहुत गहराई से देखा, अच्छे से देखा है, आपने भी देखा होगा। अमेरिका की सड़कें बहुत चिकनी, रोड एकदम प्लेन है, स्मूथ है। जिस देश की सड़कें एकदम चिकनी है, प्लेन है, स्मूथ है, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को पीठ का दर्द है। गाड़ियां जब चलती है ना तो हिलता भी नहीं है पेट का पानी, ऐसा लगता है जैसे मछली तालाब में तैर रही है। इतनी चिकनाई भरी सड़कों पर गाड़ियां चलती, जर्क भी लगता नहीं है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीठ दर्द के मरीज, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज अमेरिका में क्यों? इतनी अच्छी सड़कें, इतनी चिकनी सड़कें, इतनी अच्छी गाड़ियां कि गाड़ियां चले तो पता ही ना चले, उनमें लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर, इतने जबरदस्त एब्जॉर्बर्स हैं उनके शॉक एब्जॉर्बर गाड़ियों के, उसी का सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं। फिर भी स्पॉन्डिलाइटिस के सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में है। भारत में स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं 2.5 से 3 करोड़, अमेरिका में स्पॉन्डिलाइटिस के 8.5 करोड़, जबकि उनकी आबादी है 27 करोड़। मैं अमेरिका में बहुत सारे मेरे दोस्तों को पूछता हूं जो डॉक्टर है कि भैया ये चक्कर क्या, हमारे भारत में कोई बोले कि जी मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ तो सड़क ही नहीं है, खड्डों में सड़क है।
सड़क में खड्डे नहीं है, खड्डों में से बीच से सड़क जाती है। मैं अभी आ रहा हूं ऐसी ही एक सड़क से। तो मैं अगर कहूं कि जी मैं पंजाब गया, मेरी पीठ में दर्द हो गया तो समझ में आता है, बिहार गया तो कमर से और यहाँ गर्दन तक दर्द हो गया तो समझ में आ गया, क्योंकि बिहार में तो 20 साल से ही सड़क नहीं है, 6-6 फीट के खड्डे हैं सड़क के नाम पर बिहार में। तो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में भारत के लोग पीठ दर्द की शिकायत करें तो मुझे समझ में आता है कि हाँ सड़क ही नहीं है, खड्डे ही खड्डे। अमेरिका में इतनी चिकनी सड़क कि मछली पानी पर फिसले ऐसी, और वहां 8.5 करोड़ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है। ये चक्कर क्या है? इतना पढ़ा लिखा देश, डेमोक्रेसी की मान्यता वाला देश, हर मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार दुनिया में वहां हो, ये चक्कर क्या है? हर मिनट में सबसे ज्यादा छेड़खानी की घटना अमेरिका में हो, और स्कूल कॉलेजेस बलात्कार के अड्डे बने, और जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में होने चाहिए वो जेल में पढ़े। ये सारा का सारा चक्कर जो है ना, वो संस्कृति का है, सभ्यता का है। हमारे यहाँ जो संस्कृति और सभ्यता बच्चों को बचपन से मिलती है ना, घुट्टी के रूप में, संस्कार में, अमेरिका में कोई बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं है जिसको बचपन से ये संस्कार मिले। अमेरिका का जीवन आपने देखा, मैंने भी देखा, पति पत्नी दोनों को काम पे जाना पड़ता है, काम न करें तो घर का खर्च नहीं चलता। करोड़पति लोगों की संख्या अमेरिका में सिर्फ 3% है, बाकी सब मध्य वर्ग के लोग हैं। मध्य वर्ग में पति पत्नी को काम पे जाना पड़ेगा। जो पत्नी माँ बन गई है, बच्चा उसके साथ में है, तो काम पे ले नहीं जा सकती उस बच्चे को, कहीं ना कहीं क्रैश में छोड़ना पड़ेगा। क्रैश में कम से कम 12 घंटे वो बच्चा आया के पास रहेगा। जिस समय उस बच्चे को माँ की गर्मी चाहिए, जिस समय उस बच्चे को माँ का दूध चाहिए, जिस समय उस बच्चे को माँ की प्यार भरी थपथपाहट चाहिए, उस समय वो आया के पास होगा, जो डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से उस बच्चे की रखवाली कर रही है। ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं। माताएं जब काम पर निकलती हैं सवेरे, तो बच्चे को गाड़ी की सीट पर बांध देती हैं बेल्ट से। बेचारा चिल्लाता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बेल्ट की सीट से बंधा रहता है। और पहले कानून था कि आगे की तरफ बांध सकते हैं, वो कानून बदल गया, पीछे बांधना पड़ता। गाड़ियों में झांक के देखो तो सारे शीशे बंद करके वो म्यूजिक सिस्टम चला दे ताकि बच्चे के रोने की आवाज बाहर ना जाए। और वो रोता चिल्लाता सवेरे सवेरे माँ के साथ क्रैश में जाता है। माता जी उसे वहां छोड़ती है, फिर 2 घंटे की ड्राइव करके अपने काम पे पहुंचती है। काम 12 घंटे करना पड़ता है, बीच में थोड़ा लंच ब्रेक होता है। अमेरिका में आजकल एक नया सिस्टम आ गया, बैठ के काम नहीं कर सकते, खड़े होकर ही करना पड़ता है। तो खड़े खड़े काम करती है 8-10 घंटे, कमर टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, फिर क्रैश में जाती है, शाम को बच्चे को लेती है, फिर घर आती है, और आते आते इतनी निढाल हो जाती है कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं। जो फ्रिज में रखा है बासी कूसा, 3 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना, उसी को खाओ और अपने पति देव के लिए निकाल के रख दो, क्योंकि रात में वो कब आएगा पता नहीं। वो सोने चले जाती है, साथ सवेरे फिर 4 बजे उठना, फिर यही चक्कर की जिंदगी। ऐसी अमेरिका में 20 करोड़ लोगों की जिंदगी है। अब उनको संस्कार कैसे मिलेगा? दादा दादी साथ रहते नहीं, नाना नानी साथ रहते नहीं, मामा मामी साथ रहते नहीं, बुआ फूफा साथ रहते नहीं, मौसा मौसी साथ रहते नहीं। उनका परिवार माने पति पत्नी और बच्चा, वही परिवार है। हमारे यहाँ परिवार माने दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, और पड़ोसी भी। पड़ोसी भी हमारे यहाँ तो भारत में पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चा कब बड़ा हो गया। ज्यादातर बच्चों को मैंने पड़ोसियों के घर में बड़ा होते देखा। मेरी अपनी माँ मुझे बताती है कि जब मैं छोटा था तो पड़ोसी के घर में ही खाना खाना, वहीं सो जाना, वहीं दूध पी लेना, वहीं कुछ कर देना। मैंने मेरे भाई को देखा बड़े होते हुए, पड़ोसी उसको ले जाते थे सवेरे से शाम तक खिला के शाम को वापस। अमेरिका में गलती से भी अगर आपने किसी पड़ोसी के बच्चे को पकड़ लिया तो आप सीधे टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाएंगे और 15 साल की जेल में चले जाएंगे। आपने उस बच्चे को पकड़ कैसे लिया? आप अपहरण कर रहे हैं उसका। अब आप अदालत में सिद्ध करते मर जाइए कि मैं अपहरण नहीं कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, तो ये अधिकार आपको नहीं है प्यार करने का। मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी ने ये गलती की। वो IBM कंपनी में काम करने गया था पत्नी के साथ।
गलती से उसकी पत्नी ने एक दिन पड़ोसी के बच्चे को उठा लिया, क्योंकि उसकी पत्नी को 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा, तो उठा लिया। तो जिसकी मां थी बच्चे की असली, उसने देख लिया, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो गई। दोनों पति पत्नी IBM की नौकरी छोड़कर अभी जेल में है। 14 साल की जेल हुई है, 3 साल अभी काटे हैं, 12 साल अभी काटना बाकी है, 11 साल। ये है अमेरिका। हम लोग सब यहाँ बैठ के सपना देखते हैं, अरे स्वर्ग है दुनिया का, कितना बड़ा नरक है। अगर देखना चाहे तो खुली आंखों से दिखाई देता है। इससे बड़ा नरक कहीं होगा जहां महीने 2 महीने के बच्चे को उसकी माँ बेल्ट से सीट पर बांध दे और क्रैश में जाके छोड़ के आए, महीनों महीनों उसको दिन में दूध पिलाने के लिए समय ना मिले। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या होने वाला है? पिता ने प्रेम से कभी सिर पे हाथ नहीं फेरा, माँ ने कभी प्रेम से दूध नहीं पिलाया, संस्कार आने वाले नहीं है। तो बड़े होके तो ये सब गुंडागर्दी ही करने वाले हैं, हिंसा ही करने वाले हैं। इसलिए अमेरिका के समाज में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, और ये हिंसा भी इतनी बढ़ गई है और इतनी चरम पर पहुंच गई है कि अमेरिका के समाजशास्त्री बोलते, एक बहुत बड़ा समाजशास्त्री, उसका नाम है सैमुअल हंटिंगटन, वो कहता है कि अभी हम सिविलाइजेशन के अंत पर पहुंच गए हैं, माने सभ्यता के अंत पर खड़े हैं। आगे कूड़ी मारेंगे तो खड्डे में जाएंगे, ऊपर से खड़े रहने का दबाव नहीं है, खड़े नहीं रह पाएंगे। सभ्यता हमारी अंत में आ चुकी है। सैमुअल हंटिंगटन बोलता है, जेफ नेबल बोलता है, नोम चोम्स्की बोलता है, अमेरिका के सारे बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि अभी अमेरिकन सभ्यता खत्म होने के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं। मुझे दुख हो रहा है कि जो अमेरिकन सभ्यता खुद खत्म होने जा रही है, उसके पीछे भारत की सरकार दौड़ लगा रही है। सारी नकल अमेरिका से करके भारत में कायदे कानून बनाने का काम चल रहा है। हमारे भारत का और अमेरिका का तासीर बिल्कुल अलग है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, उनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग है। अगर हम भारतवासी उनकी नकल करेंगे अंधे बनकर, तो उनके साथ हम भी खड्डे में गिर जाएंगे। आप बोलेंगे जी अमेरिकन सभ्यता कैसे खत्म होने जा रही है? बहुत सरल जानकारी देने आया आपको। अगर आपके अमेरिका में रिश्तेदार हैं तो ये वहां तक पहुंचा दीजिए। क्या है? अमेरिका की सभ्यता की जो नींव है ना, वो खोखली हो गई। आप बोलेंगे जी कैसे? हर एक सभ्यता का जो आधार होता है ना, वो अर्थव्यवस्था होती है। भारत में एक महान अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक संस्कृत में सूत्र लिखा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है और अर्थ के मूल में कार्य व्यवस्था। कामम माने कार्य व्यवस्था। तो धर्म अगर टिकाना है तो अर्थ मजबूत होना चाहिए, और धर्म जिसका मजबूत है, सभ्यता उसी की मजबूत है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है इस समय कि थोड़ा सा धक्का मारो तो ताश के पत्ते की तरह से ढह जाए। अमेरिकन इकोनॉमी की ये हालत है। आप बोलेंगे जी कैसे? इस साल का जॉर्ज बुश ने जो बजट पेश किया संसद में, उस बजट में $1.7 ट्रिलियन का डेफिसिट है। $1.7 ट्रिलियन। ट्रिलियन का माने होता है बिलियंस, बिलियन। अरबों का अरब 1 ट्रिलियन होता है। तो 1.7 ट्रिलियन का मतलब है 1.7 के आगे 6 शून्य लगा दो, इतना अरब डॉलर। ये डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जॉर्ज बुश को पूछा गया क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो दुनिया के देशों को और लूटेंगे, और या अपने यहां डॉलर छाप के मार्केट में डालेंगे। तो डॉलर छाप के अगर वो मार्केट में डालेंगे, इसका मतलब क्या है? कमोडिटीज कम हो जाएंगी, डॉलर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। वस्तुएं कम हो जाएंगी, डॉलर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। अगर आप डॉलर प्रिंट करके डालेंगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अमेरिका की इकोनॉमी में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो जाए तो सब कॉलेप्स हो जाए। अमेरिका चल ही तब तक रहा है जब तक उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% से नीचे, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4 और मैक्सिमम 4.5%। 4.5% से ऊपर जैसे ही इंटरेस्ट रेट गया,
पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो जॉर्ज बुश कह रहा या तो हम एक्स्ट्रा डॉलर छापेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ा के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, और या तो दूसरों को लूटेंगे तो दूसरों को लूटने के लिए इराक जैसा हमला करना पड़ेगा। और इराक जैसा हमला अब अमेरिका कर पाए, इसमें मुझे शक पैदा हो गया है, क्योंकि इराक ही उनसे नहीं समझ रहा है। छोटा सा देश है इराक, जिसकी कुल आबादी 2-2.5 करोड़ की है, वो 27 करोड़ वाले अमेरिका से नहीं समझ रहा है। अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और रोज मारे जा रहे हैं, और जॉर्ज बुश के सिर पे तलवार लटक रही है पार्लियामेंट में कि कब सैनिकों को वापस बुला। एक इराक नहीं संभल रहा है, एक वियतनाम नहीं संभला अमेरिका से। दुनिया में 50 साल का इतिहास पढ़ेंगे तो जहां भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, हर जगह हार कर वापस लौटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। तो कोई एक देश को आगे हमला करने की ताकत भी नहीं है उनके पास। तो 3-4 साल में या तो इकोनॉमी कोलैप्स होगी, या तो इनको दुनिया के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मुझे डर इस बात का है कि जब अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका के साथ हमारा गठजोड़ कर दिया है, हमारा क्या? हमारे शेयर बाजार को उन्होंने अमेरिका के शेयर बाजार से जोड़ दिया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। अगर अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश करता है तो भारत में क्रैश करता है। हमारे देश के कमोडिटीज मार्केट को अमेरिका के सट्टा बाजार से जोड़ दिया है। अमेरिका में गेहूं पे सट्टा खिलता है तो भारत में गेहूं का भाव बढ़ जाता है। अमेरिका में दालों पे सट्टा लगे तो भारत में दाल का भाव बढ़ जाता है। अमेरिका में सोने पे सट्टा खेला जाए तो यहाँ सोना महंगा हो जाता है। हमारे कमोडिटीज मार्केट को उनके सट्टा बाजार से जोड़ दिया, तो हर जगह हमारा उनका लिंक कर दिया मनमोहन सिंह सरकार ने। जब अमेरिका डूबेगा तो ये सब डूब जाएगा, फिर भारत का क्या होगा वो चिंता की बात। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका के डूबने की ही कुछ सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक सिम्टम है, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। मेरे पास मेरे लैपटॉप में अभी 450 डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो ये बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों टॉवर जॉर्ज बुश ने तोड़वाई। वो आतंकवादियों ने नहीं तोड़े, जॉर्ज बुश के आदेश पर टॉवर तोड़े गए। नॉर्थ और साउथ टॉवर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टूटे 11 सितंबर 2001 को, इन दोनों टॉवर्स को जॉर्ज बुश के आदेश पर बम लगा के उड़ाया गया। आपको सबको याद है टॉवर कैसे टूटे थे? ऐसे करके, ऐसे ही बैठे ना। अगर हवाई जहाज हिट करता है किसी टॉवर में तो टॉवर को लेफ्ट और राइट टूटना चाहिए। या तो हवाई जहाज आ रहा है जिस दिशा से, उस दिशा में टूट के गिरना चाहिए, या तो जिस दिशा में जा रहा है उधर टूट के गिरना चाहिए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। विज्ञान का सूत्र कहता है कि अगर हवाई जहाज की गति बहुत तेज हो तो टॉवर उसी तरफ टूटेगी जिधर से हवाई जहाज आया, और अगर गति कम है तो टॉवर उसके उल्टी दिशा में टूटेगी। दोनों ही तरफ टॉवर नहीं टूटी, वो ऐसे करके बैठती चली। और 110 मंजिल की टॉवर, 2 टॉवर 8.4 सेकंड में ही टूट गई। 8.4 सेकंड में टूटने का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 10 मंजिल टूट गई। 1 सेकंड में 10 मंजिल टूट गई। और वो मंजिल टूट गई जिसको बनाने वाले इंजीनियर का कहना है कि अगर 5 हवाई जहाज भी स्ट्राइक करें तो टॉवर नहीं टूटेंगे। नॉर्थ टॉवर और साउथ टॉवर को इतना स्टील फ्रेम बनाया गया था कि एक साथ 5 हवाई जहाज भी टक्कर मारे तो नहीं टूटे। और सामान्य रूप से आप सोचिए, हवाई जहाज अगर किसी बिल्डिंग को हिट करेगा तो उसमें आग लगेगी सबसे पहले, और वो आग कई दिनों तक जलेगी, क्योंकि हवाई जहाज का जो ईंधन होता है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। तो नॉर्थ और साउथ टॉवर में आग लगनी चाहिए, 8-10 दिन जलनी चाहिए, लेकिन आग नहीं लगी, बिल्कुल धूल की तरह से वो बैठता चला। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि टॉवर के अंदर 110 माले में 4-4 बम लगाए हुए हैं हर एक मंजिल में। आप जानते हैं कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो जॉइंट्स होते हैं, 90 डिग्री के जॉइंट्स होते हैं ऐसे। तो हर एक जॉइंट पर एक एक बम लगाया। एक माले में, एक मंजिल में 4 जॉइंट्स होते हैं मिनिमम, कॉर्नर्स पे एक एक बम लगा के 4, फिर 110 तो 440, फिर दूसरी बिल्डिंग में 440, 880 बम लगा दिए, और एक मदर बम के साथ उनको जोड़ दिया। मदर बम को 94वें मंजिल पर रख दिया, 94th फ्लोर पे। और जब हवाई जहाज नजदीक आया
तो हवाई जहाज और टावर के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस था। उसी समय वो ट्रिगर दबा दिया और टावर ढहते हुए नीचे चला। जहाज ने हिट भी नहीं किया, उसके पहले गिर गया। उस जहाज को उड़ाने वाला जो पायलट ऑफिसर है, उसका इंटरव्यू मेरे लैपटॉप में, उसने इंटरव्यू किया पायलट ऑफिसर ने, और वो कहता है कि 11 सितंबर 2001 को मैं ड्रिल पर था। ड्रिल माने युद्ध अभ्यास, वो युद्ध अभ्यास पे था। तो अचानक से 8:30 बजे, सुबह 6 से 9 बजे तक उसका युद्ध अभ्यास चल रहा था। 8:30 बजे उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का सिग्नल आया, एटीसी सिग्नल, कि इमीडिएट अपने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास लेके जाओ। तो वो ऑर्डर फॉलो किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ले गया। फिर उसको ऑर्डर आया कि बिल्कुल नजदीक लगा के डाइव करो और दूसरी दिशा में प्लेन निकाल के ले जाओ। तो वो लेके आया और डाइव करके ऐसे ले गया। इतने बीच में फोटोग्राफ्स खींच लिए गए और ट्रिक फोटोग्राफी से जोड़ के आपको दिखा दिया कि प्लेन ने हिट कर दिया। पायलट ऑफिसर कहता है कि कोई प्लेन हिट नहीं हुआ। फिर उसको हमने पूछा कि जॉर्ज बुश बोलते हैं कि 4 हवाई जहाज अपहरण हुए थे उस दिन। उसने कहा एक भी जहाज अपहरण नहीं हुआ। तो कहां है वो सब? तो उसने कहा खड़े हुए हैं वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पर, देख लो जाके। हमारे पास 3 हवाई जहाज के फोटोग्राफ। फिर उसको पूछा गया कि जब तुम उड़ रहे थे, 3 घंटे तुम्हारी ड्रिल चल रही थी, अगर हवाई जहाज अपहरण होते तो क्या होता, मान लो। तो उसने कहा कि हमको इंस्ट्रक्शंस है कि अनवांटेड प्लेन हमारे नजदीक आए तो हम उसको हिट करके गिरा देते। अब अमेरिका की सरकार बोलती है कि हवाई अड्डे से जहाज अपहरण किए गए, 2 घंटे तक वो चक्कर लगाते रहे और ये ड्रिल वाले हवाई जहाज ने किसी को हिट नहीं किया। ये हो सकता? वो कहता है कि हमारे जहाज के नजदीक अगर चिड़िया भी आ जाए तो उसको हम हिट करके गिरा देते। जहाज तो बड़ी चीज है। तो अल्टीमेटली उसको जब पूछा कि तुमको ये क्या लगता है कि ये सब नाटक किया, उसने कहा यस। क्यों? तो वो पायलट ऑफिसर कहता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, ये पिछले 200 साल में सबसे मक्कार और झूठा, ये अमेरिकन पब्लिक कह रही है कि जॉर्ज बुश पिछले 200 साल के अमेरिका के इतिहास में सबसे मक्कार और झूठा आदमी है जो राष्ट्रपति बना। फिर CNN ने उस इंटरव्यू को दिखाया। अमेरिकन पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। उस बेचारे पायलट ऑफिसर की नौकरी चली गई, लेकिन अब वो संकल्प लेके अमेरिका में घूम रहा है और जॉर्ज बुश की असलियत सबको बता रहा है। CNN से हमने वो इंटरव्यू ले लिया, मेरे लैपटॉप में है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात, नॉर्थ और साउथ टावर जो तोड़े इन्होंने सवेरे 8:30 बजे, शाम को 4:30 बजे एक और टावर तोड़ा, तीसरा। उसका नाम था बिल्डिंग नंबर 7। वो 47 मंजिल का था। उसको अमेरिका की सरकार ने ऑर्डर देके तोड़वाया। उसमें भी बम लगा के उसको ब्लास्ट किया गया। जब वो टावर टूटा, बिल्डिंग नंबर 7, तो उसका जो मालिक है, उसका नाम है सिल्वरस्टीन, लैरी सिल्वरस्टीन। उस मालिक को अखबार वालों ने घेर लिया और कहा कि आपका बिल्डिंग टूट गया शाम को 4:30 बजे। तो उसने कहा हाँ, वो टूटने वाला था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने मुझे ऐसा बोला कि इसको तोड़ना है। तो आपका तो बहुत नुकसान हुआ। तो लैरी सिल्वरस्टीन कहता अपने इंटरव्यू में, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरी बिल्डिंग जो टूटी वो $2 अरब की थी और जॉर्ज बुश सरकार ने मुझे $7 अरब का कंपनसेशन दिया, $7 बिलियन। तो उसको पूछा गया $5 अरब ज्यादा क्यों मिला? तो कहता कीप मम, टू कीप मम, चुप रहने के लिए $5 अरब मुझे मिला। तो उसको पूछा गया तुम चुप क्यों नहीं रहते? उसने कहा ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकता, एक ना एक दिन तो ये सच बताना ही पड़ेगा। अब लैरी सिल्वरस्टीन के सामने जब जॉर्ज बुश को खड़ा किया गया तो जॉर्ज बुश की हवा खराब। CNN ने क्या किया, लैरी सिल्वरस्टीन का इंटरव्यू चालू था, उसी बीच जॉर्ज बुश को फोन लगाया। अब आप इसका क्या जवाब देते हैं? जॉर्ज बुश एक ही वाक्य बोलता था, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट। और सिल्वरस्टीन कहता यस, ही ओनली नोज, ही ओनली नोज, ही ओनली नोज। वही अकेला जानता है क्या है। और सच क्या था? सच ये है कि टावर दोनों तोड़े 11 सितंबर को और 6 सितंबर को उनको बेच दिया, दोनों टावर अमेरिका की सरकार ने सऊदी अरब के एक शेख। सऊदी अरब के शेख ने दोनों टावर का बीमा करा लिया जापान की कंपनी से। तो मर गया इसमें जापान, क्योंकि बीमा था $150 अरब का। टावर टूटे तो जापान की कंपनी को बीमे का पैसा देना पड़ा, $150 अरब उनका चला गया।
ऐसे ही जापान को अमेरिका ने पहले पीटा था 1945 में, 2 एटम बम गिरा के, अब पीट दिया ये बीमा करा के। अमेरिका का $1 भी खर्च नहीं हुआ। और फिर आप बोलेंगे जी उसमें आदमी मरे, 3000 लोग मरे, उनकी लिस्ट है। उस लिस्ट को जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो सब के सब 3000 लोग नॉन अमेरिकन थे, उसमें एक भी ओरिजिनल अमेरिकन नहीं है जो मरे। हिंदुस्तानी मरे, पाकिस्तानी मरे, बांग्लादेशी मरे, फिलीपींस वाले मरे, इंडोनेशिया के मरे, थाईलैंड के लोग मरे, मैक्सिको के लोग मरे, अमेरिका का एक भी नहीं मरा। और अमेरिका की सरकार ने एक कमीशन बनाया था जो मरे हुए लोग हैं ना उनको मुआवजा देने के लिए। उस कमीशन के चेयरमैन को हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उसको कहा कि ये जो मुआवजा बांटा वो हिसाब क्या है। तो उन्होंने कहा अगर अमेरिकन मरता तो उसका मुआवजा 100 गुना ज्यादा है, और नॉन अमेरिकन मरा इसलिए कम देना पड़ा, क्योंकि नॉन अमेरिकन सिटीजन नहीं होते। तो अमेरिकन मरे क्यों नहीं इस दुर्घटना में? तो पता चला कि अमेरिकन लोगों को 11 सितंबर 2001 को छुट्टी पे भेज दिया, नहीं आना आज। और जो अमेरिकन छुट्टी पे थे उस दिन वो नीचे घूम रहे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास, तो उन्होंने टॉवर को गिरते हुए देखा। ऐसे 19 लोगों के मेरे पास इंटरव्यू हैं, वो बोलते हैं कि हमने टॉवर में प्लेन हिट होते हुए नहीं देखा, हमने बम ब्लास्ट की आवाज सुनी और टॉवर ऐसे ढहता चला। तो आप बोलेंगे ये सब अमेरिका ने क्यों किया? लूटने के लिए अफगानिस्तान को, इसलिए किया। अफगानिस्तान को कैसे लूटने के लिए? अफगानिस्तान एशिया में अभी पहला और अकेला ऐसा देश है जहां इस समय सबसे ज्यादा गैस, नेचुरल गैस। अफगानिस्तान जो सूखा साखा दिखता है ना, वहां जमीन में बहुत गैस है। वो गैस अमेरिका को चाहिए फोकट में, बिना पैसे। तो ये तभी संभव है जब अफगानिस्तान पे अमेरिका का कब्जा हो, और अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान पे हमला करना पड़ेगा। हमला करने के लिए कोई तो नाटक बनाना पड़ेगा। तो वो नाटक बनाया कि देखो अफगानी आतंकवादियों ने हमारे टॉवर गिराए, हमने इसके बदले में इनके देश पे हमला करके कब्जा कर लिया। माने जो देश अपने जिंदा रहने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, आप समझ लो उसकी नींव कितनी कमजोर हो चुकी है। मैं मानता हूं भारत उससे बहुत बेहतर स्थिति में है कि भारत को दुनिया से ऐसा झूठ नहीं बोलना पड़ता जिंदा रहने के लिए। अमेरिका की सरकार को अपना देश जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ता। अब जॉर्ज बुश जब चुनाव हार गया अमेरिका का हिस्सा, आप जानते हैं वो चुनाव हार गया बुरी तरह से। पहली बार अमेरिका की संसद के इतिहास में जॉर्ज बुश की पार्टी माइनॉरिटी में आई है। रिपब्लिकन पार्टी को सबसे कम सीटें हैं अभी अमेरिका में। 2 साल के बाद जॉर्ज बुश भी चला जाने वाला है। अब जॉर्ज बुश ने पहली बार स्वीकार किया है कि मैंने कुछ गलती की है, और उस गलती का खामियाजा उसने छोड़ दिया डेविड रम्सफील्ड के सिर पर, जो उसका डिफेंस मिनिस्टर था। वो कहता है ये सारी योजना रम्सफील्ड ने बनाई। रम्सफील्ड अभी निकल गया, वो कहता है कि मैं अकेला नहीं था, ये जॉर्ज बुश भी शामिल था। अब रम्सफील्ड ने उसकी पोल खोलना शुरू किया है, और रम्सफील्ड ने ये स्टेटमेंट दिया तो मैं परेशान हो गया। उसने कहा कि ये जॉर्ज बुश के पर्सनल स्वार्थ का भी एक कारण है, व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। क्या है? जॉर्ज बुश की एक कंपनी है, आप में से बहुत लोग जानते हैं या नहीं जानेंगे तो आश्चर्य हो सकता है, नहीं जानेंगे तो आप वैसे सुखी है। उसकी एक कंपनी है, उसका नाम है यूनोकोल, जॉर्ज बुश की कंपनी है। और इस कंपनी के 2 ही पार्टनर हैं, जॉर्ज बुश और ओसामा बिन लादेन। बुश और ओसामा बिन लादेन बिजनेस पार्टनर हैं। और यूनोकोल कंपनी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस समय, वो जॉर्ज बुश की अम्मा है, जिसका नाम है बारबरा बुश। बारबरा बुश माने जॉर्ज सीनियर बुश की पत्नी, और आज का जॉर्ज बुश इसकी मां। बारबरा बुश की लिखी हुई एक किताब मेरे हाथ में आई है, जिसमें उसने सब कहानी खोल के बताई है कि 1991 से ओसामा बिन लादेन और जॉर्ज बुश दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। 1991 से दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दे। वो एक कुश्ती होती है ना जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती, 2 पहलवान आपस में फिक्सिंग कर लेते हैं और उतरते हैं रिंग में, अखाड़े में, तो तय कर लेते हैं तू मुझे पटक मारना, फिर मैं तुझको पटक मारूंगा, पब्लिक ताली बजाएगी, हम दोनों का काम हो जाएगा। पैसे तुझे भी मिलेंगे, पैसे मुझे भी मिलेंगे कुश्ती लड़ने के लिए, लेकिन तू मुझे पटक देना, मैं तुझे पटक दूंगा। ओसामा बिन लादेन और जॉर्ज बुश यही है।
वो एक लादेन को गाली देगा, लादेन इसको गाली देगा, पब्लिक दुनिया की देखेगी ओ ये तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, अंदर खाने दोनों एक है, दोनों का साथ में धंधा है। और 1991 से और तेल बेचने का धंधा ये दोनों साथ में करते हैं, बुश और लादेन। और इनकी कंपनी का नाम है यूनोकोल, जिसमें 51% शेयर है बुश का, 49% है लादेन का। लादेन का जो छोटा भाई है ना, ये तो बिन लादेन है, एक अल लादेन है। लादेन के 9 भाई हैं, उनमें से उससे छोटा अल लादेन 11 सितंबर 2001 को जॉर्ज बुश के साथ लंच पर था 3 घंटे, जिस दिन ये टॉवर टूटने का नाटक। माने मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया कि अमेरिका कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अमेरिका अपने देश के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारा खेल खेल रहा है। असली आतंकवादी आप जानते हैं पाकिस्तान में है, और असली आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान है। अमेरिका को भी मालूम है, अमेरिका के 10,000 सैनिक पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका वो नहीं कर रहा है जो इराक के साथ किया, जो अफगानिस्तान के साथ। इराक में तो कोई हथियार नहीं मिला, न्यूक्लियर बॉम्ब, फिर भी उसको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और अमेरिका उसको ध्वस्त नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है, भारत को कमजोर करना। पाकिस्तान के राजनीति का जो भी पार्टियां वहां काम करती है, एक ही उद्देश्य है, भारत को कमजोर करो, भारत को कमजोर करो। और 1972 से जब से भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को तोड़वाया, बांग्लादेश बनवाया, तब से पाकिस्तान के दिल में यह फांस चुभी हुई है कि भारत को तोड़ना है। तो भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी जो कुछ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग अमेरिका के सैनिक करते, और उनको पैसा अमेरिका से आता है। अमेरिका सबसे बड़ा डोनर देश है पाकिस्तान के लिए, और खुद परवेज मुशर्रफ कहता है कि जितना पैसा मैंने अमेरिका से लिया है, उतना तो पिछले 50 साल कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ले नहीं पाया अमेरिका से। वो खुद कहता है, परवेज मुशर्रफ। तो ये खेल हमें समझना चाहिए। खेल है पाकिस्तान को प्यादे की तरह से आगे रखो और भारत पे बंदूक चलाओ। ये खेल अमेरिका खेल रहा है। और अमेरिका क्यों खेल रहा है ये खेल? अमेरिका को भारत का एक राज्य चाहिए जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और अमेरिका उसमें सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान को सामने रख के जम्मू कश्मीर लेना चाहता है। ये है खेल। अमेरिका की जो भविष्य में हो सकने वाली राष्ट्रपति, वुड बी प्रेसिडेंट हिलेरी क्लिंटन, अभी थोड़े दिन पहले भारत आई, और हमारे भारत में एक टीवी चैनल है जिसका नाम है आज तक। आज तक टीवी चैनल में प्रभु चावला ने हिलेरी क्लिंटन का इंटरव्यू लिया, और उसमें एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो गलती से वो सच बोल गई। गलती से, कभी कभी आदमी जो है ना गलती से सच बोल जाता है। हिलेरी क्लिंटन को पूछ लिया कि अमेरिका की सरकार ने पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा यूनाइटेड नेशन में भारत का विरोध किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, क्यों? आप जानते हैं 1952-53 से जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्खता के कारण वहां है, वरना वो मुद्दा वहां जाने का कोई कारण नहीं था। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था, और 2 दिन और मिले होते तो लाहौर भारत में आ जाता। हमारे सैनिक वहां तक थे। नेहरू जी ने फालतू का इंटरनेशनलिज्म दिखाने के लिए इस मामले में पहले युद्ध बंद कराया, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में ले गए। उसी दिन से अमेरिका ने पकड़ के रख लिया उस मुद्दे को। तो अमेरिका 50 साल से यूनाइटेड नेशन में भारत के विरोध में और पाकिस्तान के सपोर्ट में वीटो करता रहा। तो हिलेरी क्लिंटन को यह सवाल पूछा प्रभु चावला ने, आखिर आपको जम्मू कश्मीर में क्या इंटरेस्ट है? आप क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन में और भारत के खिलाफ वीटो लाते हैं? एक तरफ कहते हैं हमें भारत से संबंध अच्छे बनाने हैं, दोस्ती बढ़ानी है, दूसरी जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है यूनाइटेड नेशन में तो आप अमेरिका वाले पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। तो हिलेरी क्लिंटन ने गलती से कहा कि हमारी संसद ने प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर में अमेरिका का सैनिक अड्डा होना चाहिए। तो पूछा कब प्रस्ताव पारित किया? तो उसने कहा बहुत पहले। कब? 1989।
तो पूछ लिया उससे कि प्रस्ताव का नंबर, तब तक उसको समझ में आ गया कि कोई गलती हो गई है उससे। तब तक हिलेरी क्लिंटन को पता नहीं उसने क्या बोल दिया। फिर उसने कहा सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये मामले में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ कानों ऐसा सुना है। मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, मेरे बहुत दोस्त हैं जो अमेरिका में काम करते हैं और कई अच्छी पोस्ट पर हैं। मैंने इसी रात को उनको ईमेल किया, मैंने कहा पता लगाओ 1989 में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ है अमेरिकन पार्लियामेंट में, जिसमें जम्मू कश्मीर में अमेरिका के सैनिक पहुंचे, उसका अड्डा बनना चाहिए। बेचारे अपने हिंदुस्तानी जो वहां रहते हैं मेहनत कर करा के उन्होंने ला दिया। तो प्रस्ताव संख्या है 657, 1989 अमेरिकन पार्लियामेंट में कांग्रेस में हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कि आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में हमें सैनिक अड्डा बनाना है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर हमारा सैनिक अड्डा जम्मू कश्मीर में बनता है तो हम चीन पे भी कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में रहेगा, भारत भी कंट्रोल में। तो जम्मू कश्मीर की लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दो, ये बात बोलने वाले जम्मू कश्मीर के नेताओं को अमेरिका का धन और अमेरिका की सुरक्षा दोनों मिल रही है। आपको मालूम है यासीन मलिक का जितना इंटरव्यू हिंदुस्तान में नहीं आता उससे ज्यादा अमेरिका में छपता है। यासीन मलिक को श्रीनगर की किसी गांव में जुकाम हो जाए तो वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज बन जाती है कि उसको बुखार आ गया है, वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पे जाए, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर नहीं है। यासीन मलिक को जम्मू में किसी गांव में जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, या पुलिस ने सिक्योरिटी में कुछ लापरवाही की है तो वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइंस है। चक्कर क्या है? यासीन मलिक को यहाँ का मीडिया पूछता नहीं है, अमेरिका के मीडिया में आधे पेज के इंटरव्यू छपते हैं उसके। मतलब उसके पीछे अमेरिका की शह है, और अमेरिका की शह है, आप इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आतंकवादी कभी यासीन मलिक पे हमला नहीं करते, क्योंकि वहां से इंस्ट्रक्शन है। जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाले नेता अलग जम्मू कश्मीर करो भारत से उसकी मांग करते हैं, किसी पे आज तक अटैक नहीं हुआ। और मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि भारत की सरकार भी सबसे ज्यादा सुरक्षा उन्हीं को देती है जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भारत सरकार को भी तो अमेरिका से आदेश नहीं है कि इनकी रक्षा करो, क्योंकि यही उनके प्यादे हैं। तो आतंकवाद से जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में भारत को सावधान होने की जरूरत है। अमेरिका आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान आपके साथ कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ 20 साल भी पत्थर के नीचे दबाओ तो टेढ़ी ही निकलती, सीधी नहीं होती। और आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अभी सैनिक राष्ट्रपति है, असैनिक आ जाए तो भी यही है। कल बेनजीर भुट्टो आ जाए या नवाज शरीफ, भारत के खिलाफ उनका वही स्टैंड है। तो ये सारा खेल ऐसे खेला जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और मुझे आप सभी भारतवासियों से निवेदन ये करना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करो ताकि अमेरिका का सैनिक अड्डा वहां बने, उसके लिए आतंकवाद को प्रोत्साहन दो। भारत की सरकार अमेरिका के ही सामने जाके दुखड़ा रोती है, रोना रोती है कि देखो पाकिस्तान हमारी नहीं सुन रहा है। अभी देखिए क्या हुआ, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही मूर्खता का काम किया, बहुत ही मूर्खता, ये शब्द मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर साझा तंत्र बनाया। साझा तंत्र समझते हैं? पाकिस्तान के सैनिक और भारत के सैनिक मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। चोर को बोल रहे हैं कि तुम इंक्वायरी करो, ऐसी मूर्खता कोई करेगा? चोर को कह रहे हैं कि तुम इंक्वायरी करो, तुम जांच करो। तो साझा तंत्र बना दिया। अब साझा तंत्र की पहली बैठक हुई, पाकिस्तान ने पता है क्या कहा? एक भी आतंकवादी का नाम मत लो जो हमारे यहाँ रहता है, हम वापस देने वाले नहीं है, अब बात करो। उसी दिन मनमोहन सिंह के प्रयास की हवा निकल गई। अपने साझा तंत्र को उनके साथ शेयर कराया और उनसे कहा कि देखो समझौता एक्सप्रेस में बम कांड हुआ है, पाकिस्तानियों का हाथ है, इसके सबूत है। बंबई में बम ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तानियों का हाथ है, इसमें सबूत है। ये सब सबूत दिए। पाकिस्तान की सरकार ने कहा अभी ये सब बाजू में रखो, आगे बात करो। अब क्या?
तो मनमोहन सिंह ने पता क्या किया, शाम को शिकायत की जॉर्ज बुश से कि देखो पाकिस्तान नहीं सुन रहा। ये कुछ इस तरह का खेल है कि 14-15 करोड़ के देश को 110 करोड़ के देश का मालिक संभाल नहीं पा रहा है और तीसरे आदमी को शिकायत कर रहा है कि देखो इसको ठीक करो। तुम्हारी ताकत नहीं है कान उमेटने की और अमेरिका को करो ठीक करो। अमेरिका ठीक करने वाला है क्योंकि अमेरिका की शह से ही तो वो आगे बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में बन गई। तब आप बोलेंगे जी हम क्या करें। आप सब हिंदुस्तानियों को मैं भगत सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष पर एक संदेश कहने लगा। भगत सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष का बहुत महत्व है। कारण उसका क्या है, वो व्यक्ति भगत सिंह एक नाम नहीं है, प्रतीक हो गया है। प्रतीक किस बात का, भारत में शहादत का, भारत में क्रांतिवीरता का, भारत में देशभक्ति का प्रतीक है भगत सिंह। क्योंकि 23 साल की उम्र में जो आदमी फांसी चढ़ जाए वो तो सच में हीरो है। भगत सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमें उनके जीवन से अगर कुछ सीख लेना है तो भगत सिंह बार बार कहते थे कि देखो आजादी भारत की मिले वो तो ठीक है, आजादी के बाद का भारत कैसा हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 28 सितंबर 2007 को भारत देश की सरकार जो 60 साल से सो रही थी थोड़ी अभी जगी। क्या जगी है, भगत सिंह की जो डायरी है उसको सरकार अभी पब्लिश करने जा रही है, जो आज तक कभी पब्लिश नहीं की हुई। आप जानते हैं भगत सिंह नियमित रूप से डायरी लिखते, जेल में भी और जेल के बाहर। तो उनके डायरी के लिखे हुए 480 पन्ने हैं जिनको भारत सरकार ने पुस्तक का रूप दिया है और वो 28 सितंबर 2007 के बाद आप सबको मिल जाएगा। भगत सिंह जी का जो गांव है खटकड़ कला, वहां पर एक समारोह होगा 28 सितंबर को, सरकार उसमें रिलीज करेगी। वो डायरी के कुछ पन्ने पहले से भारत में रखे हैं आर्काइव्स में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेंटर है आर्काइव्स, वहां पे भगत सिंह की डायरी के पन्ने हैं जो मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। उसमें वो कहते हैं कि आजादी मिल जाए वहीं तक नहीं है, उसके आगे की बात। आगे की बात करो माने भारत आगे क्या होगा आजादी के बाद, इस पर बात करो। तो कौन से रास्ते पर जाएगा भारत, पूंजीवादी रास्ते पर जिस पर अमेरिका और यूरोप के देश चल रहे हैं, या कोई दूसरे रास्ते पर, या अपने रास्ते पर?